आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजोनेंस के बारे में। तो मॉलिक्यूल अथवा आयंस जिनकी दो या दो से अधिक लुईस संरचना हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या है? उन लुईस स्ट्रक्चर्स में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? उस मॉलिक्यूल अथवा आयन में जो एटम्स हैं उनकी स्थिति, उनकी पोजीशन जो है वो अपरिवर्तित रहनी चाहिए। और लास्ट कंडीशन क्या है कि उन मॉलिक्यूल में या आयन में केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है उनका केवल स्थानांतरण होना चाहिए। तो ऐसी लुईस स्ट्रक्चर जो है, लुईस संरचनाएं जो है वो अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। ठीक है। अब कार्बोनेट आयन की यदि मैं बात करूं तो इस आयन के लिए कोई एक यूनिक लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बोनेट आयन के लिए हम 3 डिफरेंट लेकिन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, समतुल्य। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है, तो हम क्या करते हैं, इनकी लेबलिंग कर देते हैं A, B, C, A, B, C, A, B और C। तो कार्बोनेट आयन के लिए हम 3 डिफरेंट लेकिन इक्विवेलेंट लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फिर क्या है कि अकॉर्डिंग एक्सरे, क्या कहती है एक्सरे कि जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो बॉन्ड होता है वो कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की तुलना में छोटा होता है, या उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है। लेकिन रेजोनेंस की वजह से कार्बोनेट आयन में जितने भी कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई जो है वो समान है, इक्वल बॉन्ड लेंथ है। फिर जो नेगेटिव जो चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन परमाणु जो हैं उन पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, वितरित है, या हम कहें जो नेगेटिव चार्ज जो है वो डीलोकलाइज्ड फॉर्म में है, ऋणावेश का विस्थानीकरण हो रहा है। इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि इन तीनों में से किसी भी एक अनुनादी संरचना को हम कार्बोनेट आयन की ट्रू स्ट्रक्चर या वास्तविक संरचना नहीं मान सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों संरचनाओं का हम औसत निकालेंगे, यानी इनकी औसत जो संरचना है वो ड्रॉ करेंगे। तो जो इनकी एवरेज स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करेंगे उससे हम बोलेंगे अनुनादी संकर, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कार्बोनेट आयन के लिए यदि हम रेजोनेंस हाइब्रिड यदि ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे? कार्बन 3 इसके ऑक्सीजन है, चूँकि नेगेटिव जो चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन एटम पर समान रूप से वितरित है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
पार्शली हम डबल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, और इस आयन पे चार्ज कितना है 2-। तो ये कार्बोनेट आयन की क्या बन जाएगी, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जो कार्बोनेट आयन की तीनों अनुनादी संरचनाएं इक्विवेलेंट हैं, ये जो तीनों हमने इसकी स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करी है वो समतुल्य है। तो जो कार्बोनेट आयन की जो ट्रू स्ट्रक्चर है, वास्तविक संरचना है, उस संरचना में इन तीनों स्ट्रक्चर्स का बराबर कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो कंसेप्ट जो है वो कहलाता है अनुनाद। ठीक है, अब हम इसके कुछ रूल है, रेजोनेंस के रूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो है कि जो हमने अनुनादी संरचना बनाई है उसमें लुईस जो रूल है, यानी लुईस स्ट्रक्चर वाला जो नियम है वो फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मैंने नाइट्रोसिल कैटायन की लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है मैंने, नाइट्रोसिल कैटायन। तो यदि लुईस स्ट्रक्चर की यदि हम अनुपालना करवाते हैं तो इस नाइट्रोजन के पास यदि मैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो कितने होंगे, 8। इसी प्रकार इस ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। लेकिन जब हम इस वाली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन के पास में तो 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में, लेकिन नाइट्रोजन के पास में केवल 2, 4 और ये 2, 6। तो यहाँ पर लुईस स्ट्रक्चर यानी जो लुईस की संकल्पना है कि प्रत्येक एटम अपने पाइथन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है, 8, तो उसकी अनुपालना इस लुईस स्ट्रक्चर में नहीं हो रही है। तो नाइट्रोसिल कैटायन में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जो होगा वो इस वाली लुईस संरचना का होगा। तो ये तो कहानी हुई फर्स्ट नियम की। तो हमें लुईस स्ट्रक्चर का पालन करना है। फिर सभी अनुनादी संरचनाओं में सभी परमाणु की स्थिति समान होती है, केवल जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका केवल स्थानांतरण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने नाइट्रोमीथेन की लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है, तो इसमें केवल जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उनकी केवल शिफ्टिंग हो रही है। इसके अलावा सभी एटम्स अपनी जगह पर है, यानी कोई भी परमाणु अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो ये हुआ सेकंड नियम। अब हम बात करते हैं तीसरे नियम की, जिसमें क्या है कि प्रत्येक अनुनादी संरचना में युग्मित यानी पेयर्ड व अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होनी चाहिए। तो मैंने यदि एथीन की इस प्रकार से यदि मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो गलत है। क्यों गलत है कि इसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, जैसे यहाँ कितनी है 4 और यहाँ पर केवल कितनी हो गई युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। तो ये CH2 के लिए इसकी लुईस संरचना नहीं है। तो हमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी देखनी है। फिर बात करते हैं अगले नियम की। अगला नियम क्या कहता है
आवेश पृथक्करण अनुनादी संरचनाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी लुईस स्ट्रक्चर्स जिनमें हमें पॉजिटिव अथवा नेगेटिव या फिर दोनों चार्ज हमें किसी एक लुईस स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिले, ऐसी अनुनादी जो संरचनाएं होंगी वो उसकी उदासीन अनुनादी संरचना की तुलना में कम स्थायी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लिया है। तो जब आप इस एसिटिक एसिड की लुईस इसकी रेजोनेंट स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो इस प्रकार से बनेगी। ओ पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, इस वाले पे प्लस, और इस वाले पे क्या क्रिएट हो गया, माइनस। तो इसको हम बोलेंगे आवेश पृथक्करण वाली अनुनादी संरचना। तो इसका जो स्थायित्व है इसकी तुलना में, यानी उदासीन अनुनादी संरचना की तुलना में इसका स्थायित्व क्या होता है, कम। तो याद रखना, उदासीन अनुनादी संरचना का जो स्थायित्व है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो उसकी आवेश पृथक्करण अनुनादी संरचना की तुलना में ज़्यादा होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। मैं यहाँ पर फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन तीनों को यदि हम स्थायित्व के घटते क्रम में यदि जमाते हैं, अरेंज करते हैं, तो सबसे पहला नंबर किसका आएगा, सबसे पहला नंबर उसका आएगा जिस लुईस स्ट्रक्चर में हमें चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट वाली जो स्ट्रक्चर है वो उदासीन स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो किसका आएगा, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। उसके बाद में आवेश पृथक्करण वाली अनुनादी जो संरचना है वो देखने को मिल रही है, चार्ज सेपरेशन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो दोनों ही जो स्ट्रक्चर है उसमें चार्ज सेपरेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब किसको हम ज़्यादा स्टेबल माने, तो एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जितना जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जितना एक दूसरे से दूर होते जाएंगे उसकी स्टेबिलिटी, उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही कम होती जाएगी। यानी चार्ज जो अपोजिट चार्ज है उसको सेपरेट करने के लिए हमें ऊर्जा की भी आवश्यकता क्या पड़ती है, ज़्यादा। इसी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो है, उसका जो स्थायित्व है वो भी कम हो जाता है। तो सेकंड और थर्ड में से जो सेपरेट चार्ज है या अपोजिट जो चार्ज है वो क्लोज किस में जाता है, सेकंड वाली लुईस स्ट्रक्चर, सॉरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो सेकंड नंबर आएगा आपके इसी का, जो सेकंड नंबर जो है। और लास्ट में स्टेबिलिटी में किसका नंबर आएगा, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं फिफ्थ रूल की, जिसका इसमें क्या लिखा हुआ है, निकटतम परमाणुओं पर सेम चार्ज वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कम स्टेबल होती है। तो यहाँ पर 1,2 डाइकीटोन मैंने बना रखा है।
तो जब इसकी यदि इस प्रकार से हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन इस कार्बन पे समान चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। इसी प्रकार दोनों ऑक्सीजन पे समान आवेश डेवलप हो गया। तो आपको पता है कि सेम जो चार्ज होता है उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होता है। इसी वजह से इन आयनिक जो अनुनादी संरचना है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम। फिर बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, जिसका नाम है आयनिक अनुनादी संरचनाओं में जो नेगेटिव चार्ज है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु अथवा तत्व पे होना चाहिए, जबकि जो धनावेश है वो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होना चाहिए। तो ये आप बात हमें पहले ही पता है कि जिस एटम की विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज को उतने ही इजीली ढंग से क्या कर सकता है, उसको हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि हम बात करें इस स्ट्रक्चर की, तो नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे है, और हमें पता है कार्बन की विद्युत ऋणता क्या होती है, कम। तो नेगेटिव चार्ज को वो ये अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, हम इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पे आ गया, ऑक्सीजन पे। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो इसकी तुलना में क्या होगी, ज़्यादा, यानी ये मोर स्टेबल होगी, अधिक स्थायी। तो ये कुछ नियम हैं रेजोनेंस के जो हमें ध्यान रखने हैं।